इसमें करंट आ गया, अभी भी करंट आ रहा है। इसको इस तरह कर, ऐसे गिरने दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सारी कहाँ से बंद होना है? वाह, यहाँ से। ठीक ठाक है जी सब। बड़ी थोड़ी सी छुट्टियों के बाद वापसी होगी है। अच्छा लग रहा है। असल में डबल प्रॉब्लम है ना, एक तो थोड़ी सी छुट्टियां हैं, फिर उसके ऊपर से रमजान भी है। आउट स्टेशन वाले हजरात तो मेरे ख्याल घर चले गए होंगे, वापस आ गए। जाके वापस आ गए तो ये तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट है। कितने दिनों का जज्बा है? हैं? ईद तक माशाल्लाह। जर्नलिस्ट आवाज ठीक है मेरी? पेपर होने तक। चलिए, अब भाई के आपके हॉल के आपके चक्कर लग गए हैं, खासतौर पर कॉस्ट के पेपर के बाद। अब तो मेरा ख्याल है अब तो मेरा ख्याल है जिंदगी में पढ़ाई के अलावा अगर कुछ था भी तो फिर अब खत्म हो गया होगा। चलिए सर, जरा थोड़ा सा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ख्याल है, पढ़ लें थोड़ा? एमएफए का जो सब्जेक्ट है सर, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आपको पता ही होगा। मैनेजेरियल पोर्शन जो है वो तो सर आतिफ करवाएंगे, तो जो उसमें फाइनेंस पोर्शन है वो इंशाल्लाह आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आई कैप की बुक के कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जो चैप्टर हमने फाइनेंस पोर्शन में पढ़ना है। एमएफए का जो सिलेबस है ये सारा कॉस्ट से लिंक्ड है। मीन्स से जिस तरह की चीज़ें आपने कॉस्ट में पढ़ ली हैं, उसी की बेस पे फर्दर इसकी डिस्कशन वहीं से तकरीबन आप महसूस करेंगे वैसे ही स्टार्ट हो रही है। डेफिनेटली चीज़ों का जो आप कह लें लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कैफ में पिछले 2-3 अटैम्प्ट से जिस तरह का वैसे कॉस्ट में पेपर आ रहा है, मेरा ख्याल है उसके बाद तो शायद सब कुछ आसान ही लगता है। एक तो वो खास तौर पर पेपर शुरू में, मतलब शुरू में इन सेंस कैफे वन के साथ मेजोरिटी लोग पढ़ते हैं। मेरा ख्याल मेजोरिटी एफ वन के साथ ही पढ़ रही होती है खास। लेकिन जो लोग एफ टू के साथ पढ़ते हैं वो फिर भी शायद फील करते हो कि कॉस्ट इतना शायद टफ नहीं है, लेकिन मेजोरिटी उनके एफ वन के साथ पढ़ती है। और वो पेपर्स का सीक्वेंस भी कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि पहले कॉस्ट है और बाकी बाद में है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइकअप का पेपर देना हो, सही कह रहा हूँ? मतलब जो फर्स्ट 3 पेपर्स रखे हैं उसमें पहले कॉस्ट के लिए जाते हैं, और जैसे ही वहां जाते हैं फिर पता नहीं फिर वापसी कैसी होती है। नहीं, बाकी अगर की तैयारी हो भी तो वो भी लगता है कि आप गए। और एक तो उसका वैसे ही शुरू में ऊपर से उसका डेफिनेटली जिस तरह का पेपर आ रहा है मुसलसल 2-3 अटेम्प्ट्स में, वो मेरा ख्याल बड़ा हाईएस्ट लेवल पे ही आ रहा है। लेकिन बहरहाल आफ्टर दैट पेपर इंशाल्लाह आगे जो कुछ भी है इंशाल्लाह जिंदगी में कम ही मुश्किल लगेगा सही है। बहरहाल सॉरी, मैंने यानी बीच में कॉस्ट की 2-3 बातें की हैं। असल में अभी शायद आप लोग मिलते रहते हैं पेपर्स के बाद भी, आज भी 2-3 लड़के मिले तो वो जरा दोबारा जो पेपर का शौक था वो मेरे तक जरा ट्रांसफर हुआ है। ये मतलब शौक मैंने इंग्लिश वाला ही कहा है। पेपर देने तो बंदा उर्दू के शौक में जाता है लेकिन वापसी को पता नहीं कौन सा शौक आता है। ठीक है, सिर्फ जरा टॉपिक्स के नाम आपके सामने, तो इनको बस एक दफा जरा नाम जरा आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट कर ही लेते हैं। इसमें आपके सिलेबस में जो फाइनेंशियल पोर्शन है उसमें 6 चैप्टर्स हैं मेन।
इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है ये तो प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें तो कोई डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें जो याद करने वाली हैं। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज उसी तरह से ही हैं जिस तरह FA1 FA2 में है, तो बल्कि इसमें शायद तकरीबन 15 मार्क्स तक के एमसीक्यूज आते हैं। और डेफिनेटली जो पेपर आएगा वो तो दोनों पोर्शंस का मिक्स ही आएगा, लेकिन उसमें 60-40 अराउंड जो वेटेज है, 60% फाइनेंस की वेटेज है और 40% वेटेज जो वो मैनेजरियल थ्योरेटिकल पोर्शन की है। तो जो हमने डिस्कस करना है उसमें तकरीबन 60% वेटेज है। मेन जो चैप्टर्स हैं इसमें वो हैं जिनमें से हर दफ़ा ही क्वेश्चन आता है। एक तो चैप्टर नंबर 11 है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये चीज़ें आपके हैं, ये बिल्कुल नई चीज़ें आप लोगों के लिए, तो इस वक्त सिर्फ आपके सामने मैं जरा चैप्टर्स के नाम ही पढ़ रहा हूँ। फिर चैप्टर 13 जो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिन्होंने अगर FA2 पढ़ा हुआ है तो उसमें अगर फॉरेन करेंसी का थोड़ा सा आइडिया हो तो उससे कुछ रिलेटेड है, लेकिन डेफिनेटली उसके एक एडवांस्ड है वर्जन है। जो 14 चैप्टर है बजटिंग से रिलेटेड है, ये बहुत सारा जो कॉस्ट में आपने पढ़ा है उसी से फर्दर एक्सटेंशन समझ लें। चैप्टर नंबर 15 जो है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल एक रेशियो होती थी FA1 में, है को फॉर्मूलाज इन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वही वर्किंग कैपिटल, लेकिन उसमें फिर कुछ रेशो साथ आ जाती हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, फिर इन्वेंट्रीज की रेशोज। तो ये कुछ रेशोज ही हैं, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। मेन वही रेशो है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, और बाद में फिर करंट रेशो क्विक रेशो, लेकिन उसके बेस पे फिर और भी बहुत सारे एनालिसिस है। फिर चैप्टर 16 में ये दो समझने दो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। चैप्टर 14 ये बजटिंग से रिलेटेड है, और फिर जो चैप्टर नंबर 16 है इंट्रोडक्शन तो प्रोजेक्ट में अप्रेजल। ये शायद आप लोगों ने कहीं PRC वगैरह में सुना हो नाम, एक NPV एनालिसिस होता है, सुना है कहीं? एक IRR भी होता है। तो NPV IRR, लेकिन आपने उस वक्त बड़े माइनर सा पोर्शन पढ़ा होगा। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने प्रेजेंट वैल्यूज या IRR का वर्कआउट करके प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशंस करनी होती हैं। तो इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यूज के कॉन्सेप्ट आते हैं, वही डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो चैप्टर 14 है और चैप्टर 16 है, इसमें से अगर हिस्टोरिकली देखा जाए पिछली दो अटेम्प्ट्स में, क्योंकि दो अटेम्प्ट से पहले तो इसकी वेटेज भी डिफरेंट थी, तो मैं उससे पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो ये तकरीबन 60-40 जो वेटेज हुई है फाइनेंस और मैनेजरियल पोर्शन की, उसके बाद बजटिंग और ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लें या प्रोजेक्ट अप्रेजल कह लें, इससे तकरीबन 30 से 35 नंबर का पेपर तो इन दो में से आता है। तो मीन जो बड़े बड़े दो सवाल होते हैं वो एक बजटिंग का नॉर्मली होता है और फिर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से होता है। तो इसी पे शायद हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये उसी तरह से है जिस तरह आप समझ लें कि अगर कॉस्ट से रिलेट किया जाए तो जिस तरह आप कह सकते हैं CVP कह लें या डिसीजन मेकिंग कह लें, लेकिन उन दोनों तीनों को इकट्ठा कर लें तो शायद उस तरह की बात बनती है। लेकिन ये जो चार और एरियाज हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये जो चार हैं चैप्टर 11, 13, 14 एंड 16, इनमें से नॉर्मली हर एक पेपर में क्वेश्चन आता है। बाकी जो वर्किंग कैपिटल है इसमें से कभी कभी आता है, और सोर्स ऑफ फाइनेंस नॉर्मली जो है ये जरा थ्योरेटिकल सा है, तो इसमें या तो बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, या MCQs फॉर्म में आता है। MCQs बाकियों में से भी आ सकते हैं, लेकिन इन ये जो खास तौर पर पहला जो है इसमें से पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में MCQs ही आते हैं, या फिर अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो 4 या 5 मार्क्स का होता है। लेकिन डेफिनेटली कोई भी चीज़ हम सेलेक्टिव स्टडी की बेस पे नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ आपको आइडिया देने का मकसद रहा ये कि हमारे मेजर एरियाज वो क्या है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है जी। तो चैप्टर्स में सीक्वेंस में चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 लिखा नजर नहीं आ रहा होगा आपको, वो भी जरा थ्योरेटिकल है इसलिए वो भी मैनेजरियल पोर्शन में ये पढ़ेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है चैप्टर 10 से लेकर 16 तक, ये इंशाल्लाह फिर हम इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बाकी जरा नोट्स जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जरा हम आज अगर इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ी सी जरा डिस्कशन स्टार्ट कर ही लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वगैरह के ग्रुप्स बनेंगे तो इनको भी कुछ शेयर कर देना। फिलहाल एक एक सेट ले लीजिएगा जब तक, 1-2 हफ्ते तक अभी बुक शायद ना आए। मीनवाइल जरा एक नोट्स से जरा काम चला लेंगे। यहाँ से बंद की तो है ना।
बाकी चीज़ें वही काउंट करती हैं सर जो हमेशा से अब आपको पता चली गई हैं। रूटीन बनानी पड़ती है पढ़ाई की, डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। बातें वही हैं जो शायद महसूस होता है कि फॉर्मेलिटीज ही हैं, लेकिन अगर यही बातें इन्हीं चीज़ों पे इंसान अमल करे तो तभी आपको चांस रीजनेबल बनता है। बाकी तो उसके बाद प्लस माइनस अपनी ज़िंदगी का ऐसा है, लेकिन अपनी तरफ से लेक्चर्स पढ़ने वाली अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आपने जिस तरह से पहले दिन हिम्मत की है, जिन हजरात ने फिजिकल एडमिशन लिए, तो आई एम अज्यूमिंग कि इंशाल्लाह आपसे फिजिकल ही मुलाकात होगी, ठीक है। और खासतौर पे रमज़ान के दिन में ज़रा ज़्यादा खतरात हैं। पहले दिन जिस तरह आपने हिम्मत की है, तो होपफुली हम थ्रू आउट द रमज़ान, जब तक ईद की छुट्टियाँ नहीं आती, जब जिस दिन भी क्लास होगी इंशाल्लाह आपस में मिलते मिलते रहा करेंगे, ठीक है सर। ये जरा सेट देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे सब क्लास, पूरे हो जाएंगे, शेयर हो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा सबको। चलें यार जरा इनिशियल एक छोटी सी डिस्कशन से स्टार्ट कर लेते हैं। रख लें अपने सामने फर्स्ट पेज, पेन पकड़ लें हाथ में, जरा फर्स्ट थोड़ा सा प्रीवियस स्टडीज के साथ लिंक करके जरा आगे चलते हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बजटिंग के एरिया से। कभी आप लोगों ने सुना बजट वर्ड? कहाँ सुना? नहीं, उसको छोड़े, मेरा कॉस्ट की काफी बातें होगी, कॉस्ट अब छोड़। कॉस्ट के अलावा कभी ये वर्ड सुना आपने जिंदगी में, बजट? पाकिस्तान का बजट एंगल सुना होगा, एक बजट बनता है, एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं। ये बजट कब बनता है? पीरियड के स्टार्ट में बनता है। तो अगर बजट का कॉन्सेप्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लेके हैं, तो पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके एक बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बना ली जाए। क्या मतलब बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? बजटेड सेल्स फॉर एग्जांपल कैसे आ सकती हैं कि हम नेक्स्ट पीरियड में कितने यूनिट्स बेचेंगे और कितने पे एक यूनिट बिकेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। एक होता है पीरियड एंड पे हम एक्चुअल बेसिस पे फिगर्स सॉल्व कर लेते हैं, सेल कितनी, एक्सपेंसेस कितने। लेकिन अगर पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना ली जाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली जाए, इवन कैश फ्लो बना ली जाए, तो फिर इसी को बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सो ऑन, फिर इन सबको इकट्ठा भी बनाना आ सकता है, ठीक है। तो अगर एस्टिमेटेड बेसिस पे पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके हम वर्किंग कर रहे होंगे तो उसे बजटेड इंफॉर्मेशन या बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देंगे। एग्जामिनर डाटा हमें देगा, उसके बेस पे फिर हमने बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, इस तरह की वर्किंग करनी होगी। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का एक बजट बनाना हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और फिर देन एंड तक कैसे पहुंचते हैं, उसकी एक शॉर्ट सी समरी आपके पास इस फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है। एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ, स्टेप 1 2 3 करके। हाँ, इधर शुरू कर मैं साहब। हमारा सारा फोकस इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस पे होगा। तो सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर बजट बनाना है तो ये देखा जाता है कि नेक्स्ट ईयर हम कितने यूनिट्स बेच सकते हैं। अब इस तक हम कैसे पहुंचेंगे, हम नेक्स्ट ईयर कितने यूनिट्स बेच सकते हैं, पिछले साल में कितने बेचे थे, फिर मार्केट सर्वे करवाएंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, कस्टमर्स देखेंगे, कस्टमर्स का ट्रेंड देखेंगे, तो उसकी बेस पे फिर बजटेड सोल्ड यूनिट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर के। क्या इसमें फिर डिफरेंस हो सकता है बजट और एक्चुअल में? यहीं से फिर वो सारा वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस तरफ हमने नहीं जाना इस वक्त। अब हम पीरियड के स्टार्ट पे खड़े हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये एस्टिमेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर कितने यूनिट्स सेल किए जा सकते हैं। उसके साथ फिर सेकेंडली एस्टिमेशन ये होगी कि एक यूनिट कितने का बिकेगा। तो अगर ये दो चीजें आपके पास आ जाए तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द बजटेड सेल रेवेन्यू। वंस द सेल यूनिट्स एंड सेल प्राइस इज डिसाइडेड, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन और सेल सेम ही चीज होती है। अगर तो स्टॉक्स रखने का प्लान नहीं है, फिर तो आप जितने यूनिट्स बिकने हैं उतने ही बना रहे होंगे। लेकिन अगर स्टॉक्स रखने का प्लान है तो फिर डिपेंड करेगा कि आप क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल बजट, और सेल बजट को सामने रख के डिपेंडिंग अपॉन के अपने स्टॉक्स रखने या नहीं रखने, फिर आप प्रोडक्शन बजट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और फिर देन प्रोडक्शन बजट जब आप बना लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाने हैं, तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अब ये वही वर्ड्स हैं, काइंडली जरा ज़हन में लाते जाएं। प्रोडक्शन कॉस्ट इज सम ऑफ
मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, अगर आपने यूनिट्स बनाने हैं तो यूनिट्स को बनाने में कौन कौन सा खर्चा होगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे। तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को सामने रख के एक यूनिट ने कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स लेने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिर एक रॉ मटेरियल का यूनिट कितने का आएगा, वहां से फिर रॉ मटेरियल का नंबर और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो केजीज में, लीटर्स में, जिस तरह भी है, उसका फिर मल्टीप्लाइड बाय कि 1 लीटर कितने का आएगा या केजी कितना आएगा, रॉ मटेरियल परचेज कंज्यूम बजट बनेगा, फिर रॉ मटेरियल परचेज से कंज्यूम बजट, ये है चीजें ध्यान में। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है, तो देन फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इफ एनी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इफ एनी, वही सारी चीजें हैं। तो फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट बन सकता है। अगर तो फॉर एग्जांपल जितना रॉ मटेरियल आपने यूज करना उतना ही परचेज का प्लान है, तो इट मींस फिर आप स्टॉक्स नहीं रखना चाह रहे, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल के स्टॉक्स अगर रखना चाह रहे हैं तो फिर आप रॉ मटेरियल परचेज बजट तक भी पहुंच सकते हैं। सेकेंडली फिर डायरेक्ट लेबर, फिर लेबर कौन सी लगनी है, स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, फिर नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, 1 घंटे के हम पेमेंट किस तरह से कर रहे होंगे, ये सारे फैक्टर्स को जहन में रख के प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये बातें बता रहा हूँ, एग्जामिनर हमें एग्जाम में डाटा दे रहा होगा, उसके बेस पे फिर हम वर्किंग करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, देन हमारे पास रॉ मटेरियल के बाद लेबर बजट आ जाएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक बजट बन जाएगा। तन देख एग्जांपल्स बता दे रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स की, मटेरियल और लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, रेंट से लेके डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अदर ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री और अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के एस्टिमेशन के बेस पे बजट बन जाएगा। इन तीनों का अगर प्लस कर लें, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो बोल दें क्या नाम बन जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। बजटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आ जाए तो देन फिर वर्क इन प्रोसेसेस जहन में लाएंगे, तो वर्क इन प्रोसेसेस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एडजस्ट करके फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है सर। देन फिर फिनिश गुड्स के स्टॉक्स ओपनिंग क्लोजिंग अगर रख लिए जाए, सोच लिए जाए, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो पहले बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूँ, सबसे पहले सेल आ गई, सेल से फिर हम अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल तक अगर पहुंच जाएंगे तो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट तक हम आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द सीक्वेंस, वो थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बजटेड सेल बजट बन जाएगा, देन उसके बाद फिर प्रोडक्शन एस्टिमेट करके हम स्टॉक्स के डिसीजंस लेके कॉस्ट कैलकुलेट करके फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच जाएंगे। तो अगर ये बजटेड फिगर्स हैं तो फिर बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आफ्टर बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट फिर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह एस्टिमेट करके फाइनली नेट प्रॉफिट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी वही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, लेकिन रादर देन कि ये पीरियड के एंड पे एक्चुअल बेसिस पे बन रही हो, अगर यही सारी फिगर्स हम पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर बना रहे होंगे तो फिर ये बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्लियर है यहाँ पे। देन इसको फिर एक कंबाइन करके एक एंड में एक और बॉक्स बना हुआ, उसकी हेडिंग एक बनी हुई मास्टर बजट। ये तो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपसे कही थी, बजटेड इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश बजट मींस बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन तीनों को अगर इकट्ठा कर लें तो एक नाम यूज किया जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट सिंपली मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ budgeted statement of profit loss, budgeted cash flow statement and budgeted statement of financial position। बाकी नोट्स वगैरह चेंजेस इन इक्विटी इस बहस में नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो 3 कंपोनेंट्स अगर बजटेड फॉर्म में बना लें तो फिर वो मास्टर बजट बन जाता है। उसके राइट साइड पे आप देख रहे होंगे जहां कैश बजट लिखा हुआ, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट भी है। तो मींस बजट बजट बजट, व्हाट इज मीनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका प्लान हो कि आपने कोई मशीनरी लेनी है, कोई बिल्डिंग लेनी है, कोई और आपने फैक्ट्री के एसेट्स लेने हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बजट है जिनके लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो भी फिर जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी कर सकें। इसी तरह अगर सेल्स आपकी क्रेडिट पे है तो फिर बजटेड डेटर्स भी होंगे, अगर परचेजेस क्रेडिट पे हैं तो बजटेड क्रेडिटर्स भी होंगे। तो ये सारी वही फिगर्स जो आप अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब आएंगी तो बजटेड बेसिस पे तो वो एस्टिमेशन के फॉर एग्जांपल 30 डेज के डेटर्स होंगे या 2 वीक्स के डेटर्स होंगे, 15 डेज के क्रेडिटर्स होंगे एक्सेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा, उसकी बेस पे वर्किंग करनी है। इन अदर वर्ड्स सिंपली बजट बनाते हुए हमने अपने जहन में ये रखना है कि हम पीरियड के स्टार्ट पे खड़े हैं और पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके
जो स्टेटमेंट एग्जामिनर हमसे कहेगा उसकी हमने इंफॉर्मेशन ढूंढनी। ठीक है, मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन समझ आ गया सबको? तो व्हाट इज द मीनिंग बजट? वही है ना जो मैंने बोला। नहीं, पीरियड, ये बजट क्या चीज है? पीरियड के स्टार्ट में एक डॉक्यूमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल बजट, और फिर अल्टीमेटली हमने पहुंचना क्या है? प्रोडक्शन बजट और फलाना सारा मास्टर बजट तक। सेकंड पेज पे आ रहे हैं, रजिस्टर खोल लें, एक छोटे से डाटा से कुछ वर्किंग शुरू कर लेते हैं। कैलकुलेटर्स निकाल लें सर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं प्लीज? जी पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 1, जरा मैं साथ पढ़ लें फिर शुरू करते हैं। द सेल्स बजट ऑफ, इनिशियली आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जरा। द सेल्स बजट ऑफ लाहौर गारमेंट्स इंडस्ट्री फॉर द 9 month ended September 30th 2015 is as follows. 9 months ended 30th September 2015 का कोई डाटा है? लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ कैश सेल, सेल 20-80% ब्रेकअप दिया हुआ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर, और देन फिर 9 months का एक टोटल भी किया हुआ। फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च, फिर सेकेंड क्वार्टर में अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी कैश सेल और क्रेडिट सेल का ब्रेकअप दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द पास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन 65% ऑफ द टोटल सेल। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। परसेंटेजेस की गेम आएगी सर, जो शायद पहले भी परसेंटेजेस, सेंटेंस की कोई ट्रांसलेशन करें, क्या चीज किसका कितने परसेंट? तो अगर टोटल सेल्स का 65% कॉस्ट ऑफ सेल है, सही लिखा हो? ऐसे ही लिखा हो। तो व्हाट इज 35%? कॉस्ट प्रॉफिट, सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स की बेस पे अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज दी हुई, तो आप इसमें से फिर बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट भी सोच सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास सेल्स का डाटा है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 65% ऑफ द सेल्स की बेस पे आ जाएगी। देन वो कहता है डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, जो एंडिंग इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें रिक्वायर्ड है, should not go below 15,000 and plus 10% of the cost of goods sold of the following quarter. तो जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है शुड नॉट गो बिलो, वो 15,000 से नीचे ना जाए, लेकिन 15,000 में क्या प्लस होना चाहिए? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। फॉलोइंग क्वार्टर मींस अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे खड़े होंगे तो सेकंड क्वार्टर फॉलोइंग होगा, अगर थर्ड क्वार्टर के एंड पे होंगे तो फिर फोर्थ क्वार्टर, फॉलोइंग क्वार्टर, अगला क्वार्टर, ऐसे ही। फर्स्ट क्वार्टर में अगर एंड पे अगर खड़े हैं तो सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है फॉलोइंग क्वार्टर में, और अगर थर्ड क्वार्टर फॉर एग्जांपल है तो फोर्थ क्वार्टर एंड सो ऑन, और अगर वापस आ जाए तो इसी तरह। तो इन अदर वर्ड सेंटेंस की ट्रांसलेशन फिर ये कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको 15,000 में प्लस करके 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही है सेंटेंस, पढ़े जरा दोबारा। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री मींस शुड नॉट गो बिलो, नीचे ना जाए किससे? 15,000 से, या 15,000 में प्लस करके 15,000 की फिगर में प्लस 10% कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर की जब फिगर ऐड की जाए तो उससे फिर नीचे नहीं जानी चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो फिर हाउ टू सॉल्व इंशाल्लाह भी शुरू करें। देन वो कहता है कंपनी एक्सपेक्ट सेल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। ऊपर आपको 3 क्वार्टर्स का डाटा दिया हुआ था, ठीक है। एंड द जनवरी फर्स्ट इन्वेंट्री वाज 22,000। अब जनवरी फर्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। जाने दें यार, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, कहीं आप तो इस तरह परेशान नहीं
जनवरी का फॉलोइंग क्वार्टर फरवरी होगा। अब बेटा क्वार्टर में कितने महीने होंगे यार? जनवरी क्वार्टर तो नहीं है यार। फर्स्ट क्वार्टर मींस जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जो एंडिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री की बात करूं तो ये किस दिन की बात हो रही है? 31 मार्च वाले दिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 15,000 में नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल का 10% ऐड करके बनेगी। सेकेंड क्वार्टर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक मींस कौन सी डेट की बात हो रही है? 30 जून। ऐसे ही होगा ना? ये मंथली भी हो सकता था डेटा, लेकिन ये क्वार्टरली है। और अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें तो थर्ड क्वार्टर का एंड होगा 30 सितंबर। तो ये जो लास्ट फिगर है, ये जो फर्स्ट जनवरी इसका स्टॉक दिया हुआ 22,000, ये किस क्वार्टर का ओपनिंग है? ये डेफिनेटली अगर मंथ्स की बात करें तो जनवरी के महीने का ओपनिंग भी हो सकता है। पूरे साल की भी अगर बात कर रहे हो तो जनवरी मींस फर्स्ट जनवरी मींस पूरे साल के एंगल से भी ओपनिंग है। लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर की बहस हो रही है तो फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी का ओपनिंग और मार्च के एंड पे जो स्टॉक होगा वो क्लोजिंग है। ठीक है अब्दुल वासिफ साहब? चलिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पर भी सॉल्व करते हैं। Prepare the following budgets for the first three quarters of the year. Number one, purchase budget. Number two, cost of goods sold and closing inventory budget. And number two, फिर एक required है calculate या compute the cost of goods sold of the entire 9 months period. हाँ जी, सिंपल से एक वर्किंग है, लेकिन मेरे साथ ही करना है। रजिस्टर खोलना है। सारी फिगर्स अभी सॉल्व होंगे आपके सामने, पेंड इन्वॉल्व रहेगा, कोई मसला हो तो साथ साथ बताइएगा। करें शुरू। बिजनेस नेम लिखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कैंडिडेट जरा साथ रहना है, क्वेश्चन मैं साथ रखता हूँ। लिखें जी, लाहौर गारमेंट्स इंडस्ट्री। रिक्वायरमेंट 1 में 3 हिस्से हैं। फर्स्ट हेडिंग आ गई, परचेज बजट। मेरे साथ ही रहिएगा, कुछ बात जरा इनिशियली मेरे साथ जरा यूज टू होना है अपने 2-3 दिनों में जरा। जी रिक्वायरमेंट जरा देख के बनाए, बताएं जरा ये बजट किस टाइम पीरियड का बनाना है? 3 क्वार्टर्स का, ऐसे ही नहीं? तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की वर्किंग अभी करता हूँ, कॉलम वाइज कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये वर्किंग करें जरा अपना डाटा देखें जो भी पढ़ा हमने। किस चीज की परचेज? नहीं मतलब कोई ट्रेडिंग बिजनेस लग रहा है डाटा पढ़ के, या कोई मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है? मतलब अगर इसे देखा जाए तो ट्रेडिंग लग रहा है या मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग होता तो क्या नजर आना था, कहीं कोई रॉ मटेरियल वगैरह होता? ऐसे ही नहीं है। तो रॉ मटेरियल की परचेजेस, कितना रॉ मटेरियल यूनिट के लिए रिक्वायर्ड है, स्टॉक्स, रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग, वैसे ही तो कोई बात नहीं है। तो इट मींस ट्रेडिंग बिजनेस लग रहा है। सही है सर? तो कभी वर्ड सुना आपने परचेजेस, ट्रेडिंग बिजनेस? स्टार्ट में सेल्स दी नहीं है, ऐसे ही सर? उसके लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन जो अभी आपने पढ़ी थी, सेल्स का अगर 65% करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे। फिर हमें इस पैराग्राफ में कुछ स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक स्टॉक अकाउंट जरा जहन में लाएंगे जरा, एक सिंपल सा स्टॉक अकाउंट कभी जिंदगी में बनाया हो? स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग की है जिंदगी में आपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जहन में बनाया जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कभी वर्किंग की हो? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेडिंग बिजनेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैसे वर्किंग करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उन्हीं इसी डाटा को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो आपको अगर कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, स्टॉक्स मिल जाए ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्या बैलेंसिंग फिगर फिर परचेज आ सकती है? आ सकती है सर?
तो लेफ्ट साइड पर जरा जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं थोड़ी सी जगह रख लें और फिर 3 कॉलम्स बना लें, Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर आप स्टॉक का लेजर ज़हन में रखेंगे तो आप इस केस में परचेज बजट बनाने की पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज। क्वार्टर वाइज वर्किंग करनी है, परचेजेस निकालनी है, और परचेजेस तक पहुंचने के लिए अब हम ढूंढना शुरू करेंगे कि क्या क्या हमें इस डाटा में से मिल सकता है जो हम यूज करके ये फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। चीजें आपके लिए नई जरूर होंगी, लेकिन आप जिस जगह आप जिंदगी में पहुंच गए हैं स्टडीज के हवाले से, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने सोचना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। सबसे पहले हमें सेल मिली हुई है, नजर आती है कहीं? व्हाट इज द सेल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर? 90,000। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन है तो थोड़ी फिगर्स लिख के स्पेसिफाई करना है। तो नेक्स्ट लाइन में, स्टार्टिंग लाइन में लिखना है सेल्स 90,000, 1,40,000, and 105,000। देन कैलकुलेटर काइंडली पकड़े, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्ड हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड हो, इसमें कोई डिफरेंस है या एक ही चीज है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ही चीज, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाता है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनली सॉल्व करें। है कैलकुलेटर? चलिए काइंडली कल जरूर हो प्लीज, अगर आज नहीं 90,000 इंटू 60%, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी शुरू हो जाए। 58,500, 91,000 एंड 68,250। करने के वर्किंग सेल इंटू 65%। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपके सामने बात तो की थी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख के जरा रिवाइज करवा देता हूँ। स्टॉक का अगर एक लेजर बनाऊं इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस, तो ब्रॉड डाउन स्टॉक आता है, सीक्वेंस में बोल देता दोबारा, फिर परचेजेस में ऐड होंगी, ऐसे है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी और फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसे है। अब मैंने अगर परचेजेस तक पहुंचना है तो डेफिनेटली अब अगर बजट बना रहे हो तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन लेजर को जहन में रख के हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसी लेजर को रीअरेंज कर सकते हैं। मसलन अगर मैंने परचेज तक पहुंचना है तो देन शायद मुझे क्लोजिंग स्टॉक को फिर कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करना, कर लेंगे मत? कॉस्ट ऑफ सेल हमें मिल गई है, तो अब कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हम परचेजेस तक आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ जाए तो फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ जाए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में परचेजेस तक अगर हमने जाना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक टू गेट द परचेजेस। समझ आ जाएगा प्लीज? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, मतलब क्या आप बताएं क्या लिखें? अब क्या ढूंढना है? क्लोजिंग स्टॉक, एक सीक्वेंस तरह बना लेना, क्लोजिंग स्टॉक एंड देन फिर ओपनिंग स्टॉक ढूंढते हैं अभी। प्लीज ओके है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से लास्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़िएगा जरा, ये जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री वाली बात हुई है, और इसमें थोड़ा जरा कंसंट्रेट करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ हो सकता हो जाए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये पढ़िए जरा सेंटेंस डिजायर्ड वाला, जरा अपने अपने पास पढ़े जरा, द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग स्टॉक रखने की कोई पॉलिसी बता रहा है आपको? जी, डिजायर्ड, हमारी ख्वाहिश है कि एंडिंग इन्वेंट्री
15,000 में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द नेक्स्ट पीरियड को ऐड करके उससे नीचे ना जाए। ठीक है, पढ़ लिया सबने? अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने अपने गौर से सोच के जरा। फर्स्ट क्वार्टर जरा ध्यान में रखें। फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 31 मार्च, नहीं जरा डेट जरा सही ध्यान में रखनी है। 31 मार्च की इस वक्त बात हो रही है, तो 31 मार्च ध्यान में रख के जरा मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करवाएं। सिंपल है, शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। बताएं 31 मार्च वाले दिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए? 15,000 तो मैंने एज इट इज लिख दी है। आप प्लस क्या करो, शायद वर्किंग भी हुई है। नेक्स्ट क्वार्टर की, फॉलोइंग क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व हुई भी है 91,000, और उसका शायद 10% होगा तो शायद डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। 15,000 उसने कांस्टेंट शायद हमें बताया, और उसमें 10% ऐड होना है कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे खड़े हैं तो फॉलोइंग क्वार्टर मींस सेकंड क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग ऑलरेडी होगी हुई है, तो देयरफॉर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, 15,000 प्लस 91,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। बात समझ आ जाएगी प्लीज? तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 24,100। ये एज इट इज देख के लिखना तो लिख लें, लेकिन अगली दो जरा वर्किंग्स करें इंडिविजुअली। सेकंड और थर्ड क्वार्टर की जरा कॉस्ट ऑफ सेल ट्राई करें, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड और थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको फिगर समझ आ गई? ये मूवीज के चार्जिंग जरा इससे चार्जिंग से जी थर्ड क्वार्टर पे ट्राई करें, फिगर है लास्ट पैराग्राफ में, इंफॉर्मेशन है, वहां से हो जाएगी वर्किंग। जी सर, सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग बता दें। 21,825। इसकी जरा डेट बताएंगे काइंडली, जरा किस डेट की ये फिगर है? ये क्लोजिंग स्टॉक जो है एज ऑन होगा किसी डेट का, तो ये सेकंड क्वार्टर का आ गया 30 जून के एंड पे 15,000 प्लस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर का 10%। होगी फिगर सॉल्व सबकी? 15,000 प्लस 68,250 मल्टीप्लाइड बाय 10%। लिखने की जरूरत तो नहीं है, थर्ड क्वार्टर में है जरा। अब थर्ड क्वार्टर में अगर हम थर्ड क्वार्टर के एंड पे अगर हम खड़े हो तो 15,000 तो एज इट इज है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या चाहिए होगा? फोर्थ क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। तो लास्ट पैराग्राफ में उसने, अब ऊपर तो 3 क्वार्टर्स का डाटा था, एक सेल बताई हुई थी फोर्थ क्वार्टर की, तो कर लेंगे यूज। ये वाली वर्किंग करवा दें जरा, कैसे करो? 15,000 बेटा एज इट इज आ गया, थर्ड क्वार्टर की वर्किंग लिख रहा हूँ, क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 स्टेप लिख रहा हूँ। 15,000 कांस्टेंट प्लस 1 लाख, लेकिन सेल है, इससे पहले कॉस्ट ऑफ सेल बनाएंगे 65% और फिर उसका 10%। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल शायद पहले वर्कआउट कर ली थी, इसलिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर की सेल और देन फिर उससे कॉस्ट ऑफ सेल क्लियर हो जाएगा प्लीज? फिगर काइंडली बताइएगा। 21,500 जी। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? क्लियर है आपके साथ? नहीं, कुछ डिस्कशन हो रही है, मैंने कहा पढ़ाई की तो नहीं हो रही कहीं? जी अब नेक्स्ट लाइन में जरा बताएंगे आप क्या चाहिए? आप ओपनिंग स्टॉक डिसाइड करें जरा, करें जरा नेक्स्ट लाइन जरा खुद से लिखें। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्वार्टर वाइज जरा ओपनिंग स्टॉक सोचें, गिवन है तो इसलिए तो आपको कहा लिखना है आपने, शायद किसी फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है, बस सोच के लिखें।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, डेट कौन सी होगी? 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी फर्स्ट क्वार्टर। 1 जनवरी का स्टॉक अवेलेबल है कितना? 22,000, लास्ट लाइन ऑफ द एग्जांपल, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में। लेकिन अब सेकंड और थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग कैसे आएगा? नहीं, अंडरस्टूड बात है जो आप कह रहे हैं। सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक किस डेट का होगा? 1 अप्रैल। तो किस क्वार्टर का क्लोजिंग किस क्वार्टर में ओपनिंग बन जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग, और जो सेकंड क्वार्टर में क्लोजिंग होगा वो थर्ड क्वार्टर में ओपनिंग। अंडरस्टूड बात है? तो लिखिए अपने आंसर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द सेकंड क्वार्टर। ठीक है? एंड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेकंड क्वार्टर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द थर्ड क्वार्टर। ओके सर? देन क्या करें? किस चीज का बजट बना रहे थे, क्या ढूंढना था हमने? परचेजेस ढूंढनी थी। अब रेलिवेंट फिगर्स शायद आ गई हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया। जरा काइंडली जरा बता दें कैसे प्लस माइनस करेंगे। अब सेल्स मैंने लिखी तो ऊपर है, लेकिन वो शायद वर्किंग के लिए लिखी थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्योंकि हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अपने जहन में काइंडली एक स्टॉक का लेजर रखें और रिवर्स वर्किंग करके परचेजेस सिखा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक टू गेट द परचेज इन दिस केस। ओके प्लीज? तो ये ब्रैकेट मैंने लेस करने के एंगल से लगाई है ओपनिंग स्टॉक। Any confusion in this plus minus? जी ऑफिसर साहब, आपने किया कर लिया लगता है जी। 58,500 प्लस 24,100 माइनस 22,000, 60,000, 60,600। सेकेंड क्वार्टर 88,725। थर्ड क्वार्टर 67,925। I hope we're clear, please. Any confusion anywhere? Online students? सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें जी, इसी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का दूसरा हिस्सा। मेरा ख्याल है कि ये नेक्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स थी इसी में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग इन्वेंट, ये दोनों शायद हो गई हैं, जस्ट लिखनी है। अब उसने अगर मांगी है तो लिख तो कम से कम देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल भी शायद कहीं कैलकुलेट होगी भी है, और क्लोजिंग स्टॉक भी क्वार्टरली वर्किंग करनी है, तो जस्ट एक लिस्ट ही शायद बनानी है दोबारा। तो पॉइंट नंबर 2 लिख के कॉलम्स बनाने दोबारा और कॉस्ट ऑफ सेल लिख दें सामने। अब दोबारा डेफिनेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर वाज 58,500, 91,000 एंड 68,250। और रिक्वायरमेंट 3 में क्वार्टर वाइज अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बनानी है तो वो भी शायद हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं शायद। क्लोजिंग स्टॉक को भी फर्स्ट वर्किंग, तो जस्ट प्लेस ही करना रह गया। 24,100, 21,825 and 21,500। जी प्लीज क्लियर। इसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है नंबर 2, वो जरा खुद से ट्राई करेंगे, 1 मिनट जरा, शायद वो भी हो चुकी है। एंटायर 9 मंथ्स, जरा 1 मिनट लगाएं जरा।
कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एंटायर 9 months पीरियड, कैसे शायद फिगर आ जानी चाहिए, कर लें। जी सर, ऑब्वियसली सिंपली क्या हो सकता है, शायद ऊपर हो गया बता, तीनों क्वार्टर्स की कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस किया जा सकता है सर, तो इंटायर 9 months की आ जाएगी, जरा फिगर्स बोलेंगे 58 जरा इंडिविजुअली, अगर 58,500 प्लस 91,000 68,250 इज इक्वल टू 21,7750। ठीक है, सिंपली जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई थी उनको आप प्लस करके अपने टोटल फिगर निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली तीनों क्वार्टर्स की सेल्स को प्लस करके, कैलकुलेटर पकड़ना जरा, ये 2-3 जरा और वे से भी करें जरा, तीनों क्वार्टर्स की सेल प्लस करें, 90,000 140,000 105,000, प्लीज इन्वॉल्व रहा करें, 90 प्लस 140 प्लस 105, टोटल सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल बना सकते हैं, कैसे, इनटू 65% करना, डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है, मैं कुछ वैसी बात कर रहा हूँ, तो टोटल क्वार्टर्स की सेल मल्टीप्लाइड बाय 65% से भी आंसर आ सकता है। अच्छा, एक वो पहला पुराना तरीका भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसका करके देखें जरा, लेकिन उसमें मुझे एक गलती का खतरा है जरा, इसलिए मैंने कहा एंटायर 9 months की कॉस्ट ऑफ सेल यही फिगर आएगी इंशाल्लाह, लेकिन जरा उसी तरीके से करें जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके करते हैं, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ कैसे करेंगे। एंटायर 9 months की वर्किंग जरा करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, कौन कौन से फिगर्स लेंगे आपको, फिगर्स अवेलेबल है बस सारी। ठीक है, तो ये आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यही होनी चाहिए, आएगी, आ गई है, कैसे फाइंड आउट किया जी, ओपनिंग स्टॉक क्या लिए, तीनों को ऐड कर लिए, यही शायद मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, तीनों को ऐड का मतलब ओपनिंग स्टॉक तीनों को ऐड कर लेंगे, ये यही बात मैं जरा चाह रहा था कि अगर ये गलती हो रही है तो ये जरा सही हो जाए। जब एंटायर 9 months की बात हो रही है तो ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 जनवरी, स्टॉक्स एज ऑन होते हैं, तीनों ओपनिंग स्टॉक्स प्लस करके ओपनिंग स्टॉक ऑफ 9 months तो नहीं आएगा। अगर हम एक क्वार्टर की बहस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर की अगर बहस करें तो 1 जनवरी का जो स्टॉक है वो ओपनिंग है और 31 मार्च का जो स्टॉक है वो क्लोजिंग है। अगर पूरे साल की डिस्कशन हो रही है तो फर्स्ट डे पे जो स्टॉक है वो ओपनिंग है और जो आखिरी दिन स्टॉक है वो क्लोजिंग है, ऐसे ही? अगर 9 months की बात हो रही है तो 9 months के शुरू मींस 1 जनवरी का स्टॉक ओपनिंग होगा और 9 months एंड मीन 30 सितंबर वाले दिन जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग होगा। तीनों स्टॉक्स प्लस नहीं होंगे, इसी तरह तीनों क्लोजिंग स्टॉक्स भी ऐड नहीं होंगे, स्टॉक्स हमेशा एज ऑन होते हैं, ये वर्ड सही है मेरे, स्टॉक्स एज ऑन होंगे, तो किस दिन का स्टॉक ओपनिंग कहलाएगा इस केस में, तीनों प्लस नहीं होंगे। इस तरह अगर हम सोचें तो वो तो हर दिन फिर कोई ना कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, मतलब हर दिन के एंगल से अगर सोचें तो पिछले दिन के एंड पे जो क्लोजिंग था वो नेक्स्ट दिन ओपनिंग होगा, तो क्या साल गुजरने के बाद हम हर दिन का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस कर रहे होंगे, जो पीरियड के स्टार्ट पे स्टॉक है वो ओपनिंग है,
जब पीरियड के एंड पे स्टॉक ऑफ क्लोजिंग है। अगर एक महीने की बहस हो रही है तो महीने के स्टार्ट पे स्टॉक ओपनिंग है, महीने के एंड पे स्टॉक क्लोजिंग है। 9 मंथ्स की अगर बहस हो रही है तो 22,000 ओपनिंग है 1 जनवरी का, और 30 सितंबर पे जो स्टॉक है वो क्लोजिंग। ठीक है, आप लोगों ने प्लस किया सबने? नहीं, प्लस नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल यार। नहीं, बार मेरे समझाने से कुछ समझ आ गया? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है? जो भी पीरियड है, नहीं जो भी पीरियड है, अगर साल पीरियड है, 1 साल का पीरियड है तो क्या करेंगे? उस पूरे साल के शुरू में जो स्टॉक है वो ओपनिंग है, साल के एंड में जो स्टॉक है वो क्लोजिंग है। अगर एक दिन की बात हो रही हो, जो उस दिन के शुरू में जो स्टॉक है, सही है, सुबह कह रहे हैं, वो ओपनिंग है। उस दिन के शाम को या रात को जो स्टॉक है, पीरियड के शुरू पे स्टॉक ओपनिंग है, पीरियड के एंड पे क्लोजिंग है। तो व्हाट शुड बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दीज 9 मंथ्स? 1 जनवरी मींस 22,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 जनवरी, 9 मंथ्स पीरियड। सबने ये किया है प्लस? नहीं यार, सब तो ना करते यार, चले अब तो नहीं किया ना। नहीं, क्लियर हो गया प्लीज? अब प्लस क्या होना इसमें? अब परचेजेस क्या तीनों प्लस हो सकती हैं? ये परचेजेस फॉर द ईयर होंगी या फॉर द पीरियड होंगी? डेली परचेज है तो डेली परचेज ऐड हो जाएगी, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली ऐड हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल हो या परचेज हो, ये तो फॉर द ईयर है। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं, या बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो फिगर्स होती हैं, शायद ये ज्यादा बेहतर रहेगा, वो एज ऑन सारी होती हैं, तो क्लोजिंग ओपनिंग पर बनता है। लेकिन पीरियड के स्टार्ट में ओपनिंग और पीरियड के एंड पे क्लोजिंग, तो क्योंकि 9 मंथ्स की बात हो रही है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 जनवरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 सितंबर। तो परचेजेस सम की होंगी जी आपने 2 1 परचेजेस का। चलो इंडिविजुअल सम करवाएं जरा। नहीं, फिगर जरा बोल दें जरा। 60,600 प्लस 88,725 एंड 67,925, टोटल हो गया 217,250। ठीक है जी, परचेजेस प्लस हो रही है। क्लोजिंग काइंडली बोल दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि मेरी बात कुछ क्लियर भी हुई है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का लेंगे? लास्ट डे ऑफ द पीरियड, व्हिच मींस इन दिस केस 9 मंथ्स अगर है 30 सितंबर, 21500। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। तो फिगर तो सेम ही आनी चाहिए। तो अल्टरनेटिवली अगर वर्किंग कर रहे हैं तो 217,750 इज द कॉस्ट ऑफ सेल। करने जी कंप्लीट, अगर कहीं मिस्टेक हुई तो ठीक करना। अल्टरनेटिव भी लिखते हैं। जी ऑनर स्टूडेंट्स ओके प्लीज? चलिए जी फिर आगे एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लें यार, आज ज्यादा तंग नहीं करता आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कोई नोट तो नहीं कर रहा था? जी सर, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। फ्लेमिंग फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June 2011, क्वार्टर एंडेड 30th जून पर अगर क्वार्टर एंड हो रहा है तो इसमें कौन कौन से महीने होंगे? अप्रैल मई जून। डायरेक्ट मटेरियल के 1,20,000 रुपीज दिए हुए हैं। डायरेक्ट लेबर है एट द रेट ऑफ 4 पर आवर 75,000 रुपीज है। क्या सॉल्व हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो? आज निकाले जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े। वेरिएबल ओवरहेड्स 70,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स 45,000। ब्रेकअप दिया उसने ओवरहेड्स का वेरिएबल और फिक्स्ड में। एक दो एग्जांपल्स वेरिएबल की अगर बता सके, जहन में रखा करें इस तरह की चीजें। ओवरहेड्स में वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चार्जेस, यूटिलिटी बिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ फैक्ट्री,
फिक्स ओवरहेड्स की एग्जांपल, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, नॉर्मली फिक्स ओवरहेड्स, ठीक है। सॉरी, सैलरीज अगर लेंगे तो किसकी, डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर है तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज की, नहीं इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज की सैलरी, इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज आ सकती हैं फिक्स में, लेकिन अदर देन इन डायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री के अदरवाइज एम्प्लॉइज हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, उनकी सैलरीज हो सकती हैं। फैक्ट असल में ओवरहेड्स है ना, फैक्ट्री ओवरहेड उसका बस ब्रेकअप हुआ हुआ वेरिएबल और फिक्स में, तो डायरेक्ट लेबर एक अलग हिस्सा है, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में सैलरी आ सकती है लेकिन अदर देन द डायरेक्ट एम्प्लॉइज। इतना तो ठीक है ना प्लीज। नेक्स्ट एक पैराग्राफ और पढ़ें। The management projection for the quarter ended 30th September 2011 is as follows. जून क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वार्टर की फिर प्रोजेक्शंस दी हुई हैं। प्रोजेक्शंस मींस एस्टिमेशंस, जो हमारा अंदाजे हैं। एक सेकंड जरा रिक्वायरमेंट पढ़ने जरा, ताकि पढ़ते हुए जरा इजी हो जाएगा, समझ आ जाए। रिक्वायरमेंट होने जरा इसकी, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September 11 मींस जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का हमने एक प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाना है। तो अब इसको जरा ध्यान में रखें, फर्स्ट वर्किंग देखें, जो फर्स्ट फिगर्स देखें जो हमें दी थी उसने, वो जून क्वार्टर की फिगर्स दी पिछले क्वार्टर की, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर की कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिनको यूज करके फिर हमने सितंबर क्वार्टर का एक प्रोडक्शन का बजट बना। हम ये अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ही हमने ढूंढना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मींस प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इकट्ठी हो जाएगी। तो फुल कंसंट्रेशन सर ये प्रोजेक्शंस पढ़े जरा, ABCD जो लिखा हुआ है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय, इसका मतलब अगर प्रोडक्शन पहले 100 थी, अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो 110 बन रहे हो, ठीक है। रिडक्शन इन लेबर रेट बाय 25%, अगर पहले 100 रुपीज दे रहे थे अब 75%, 75 रुपीज देंगे। परसेंटेज मैं बार बार 100 यूज करूंगा क्योंकि परसेंटेजेस देंगे। 10% मैथमेटिकली मींस 10 by 100, 25 by 100। तो अगर 100 रुपीज पहले दे रहे थे हम लेबर को, तो क्योंकि रिडक्शन है 25% तो इसलिए 75 रुपीज देंगे। नंबर 3, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय, अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? ये जो एफिशिएंसी का वर्ड है ये एम्प्लॉइज के आवर्स, एम्प्लॉइज से लिंक्ड होता है। एक वेस्टेज भी होती है, वेस्टेज का लिंक मटेरियल से है, लेकिन एफिशिएंसी लेबर के आवर्स से फिर लिंक्ड है। तो लिखा हुआ है डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 4%, मींस अगर पहले 100 आवर्स में काम हो रहा था तो अब 96 आवर्स में काम होगा। तो वही पुराना धोखा खा रहे हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या ज्यादा घंटों में अब काम होगा या कम में होगा? अगर एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही हो तो फिर तो जो टाइम पहले लग रहा होगा उससे कम लग रहा होगा, लेकिन यह एफिशिएंसी डिक्रीज अगर हो रही है 4%, तो 100 आवर्स वाला काम अब 104 आवर्स में हो रहा है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज, एफिशिएंटली काम हो रहा है या इनएफिशिएंटली काम हो रहा है? इट इज एक्सपेक्टेड काम इनएफिशिएंटली होगा। क्लियर है प्लीज? 100 आवर्स का काम 104 में होगा क्योंकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। आई होप ये क्लियर हो गया। देन वो कहते हैं नो चेंज इन द परचेज प्राइस एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ द डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, नो चेंज इन द परचेज प्राइस एंड द कंजम्पशन पर यूनिट का मतलब एक यूनिट को बनाने में जितना मटेरियल लगना था वो भी कांस्टेंट है, और एक मटेरियल का यूनिट जो है केजीज अगर है फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स अगर मटेरियल केजीज में लग रहा है तो केजीज पर यूनिट और केजीज के रुपीस वो सेम ही रहते हैं, रुपीस पर केजी और केजीज पर यूनिट में वो कहता है कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। मटेरियल कॉस्ट सेम हो जाएगी, लेकिन शायद एक चीज हम बीच में मिस कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं। असूलन तो पॉइंट डी की वजह से फिर मटेरियल कॉस्ट जो पिछले क्वार्टर में है वही शायद एज इट इज दोबारा होनी चाहिए। ऊपर आए जरा 132,000 130 ढूंढना जरा, एक 1,20,000 की फिगर दी हुई है। ये फिगर जरा बताएंगे कैसे बनी होगी, मतलब किन फिगर्स की बेस पे बनी होगी? नहीं मतलब ये मटेरियल नहीं, वो तो ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वगैरह, लेकिन अगर डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो 1,20,000 रुपीज जो बने हुए कुछ मटेरियल के केजीज होंगे तो प्रोडक्शन को लग रहे होंगे,
और मल्टीप्लाइड बाय रेट होगा, तो वो कहता है केजीज कंजम्पशन पर यूनिट, और केजी का जो रेट है वो शायद चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होगी या नहीं, ये भी डिस्कस करते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक लाइन जरा आखिरी पहले पढ़ लें। डी पॉइंट के नीचे एक और लाइन आखिरी लिखी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम शायद यहाँ से वेरिएबल ओवरहेड्स का एक आर्ली रेट भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्ड समझ आया मेरे, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक आर्ली रेट निकाल सकते हैं। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा जरा, लेबर के सामने जो रेट वगैरह दिए हुए हैं इनको यूज करके जरा आवर्स बताएंगे। कोई नहीं, मोबाइल तो होगा यार आपके पास, तो मोबाइल से कैलकुलेटर प्लस माइनस आज कहते हैं जरा इन्फॉर्मेशन। 75,000 रुपीज है और 4 रुपीज पर आवर है, तो यहाँ से आवर्स निकल सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो 75,000 डिवाइड बाय 4 अगर आप करेंगे तो 18750 शायद बनता है, तो 18750 आवर्स हैं शायद, मल्टीप्लाइड बाय 4 होके ये बना हुआ। तो आप जरा इन आवर्स को ज़हन में रख के आखिरी सेंटेंस दोबारा देखें। तो कहता है वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, इट मींस ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स की फिगर है 70,000, इसको भी हम शायद यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आर रेट आप निकाल सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स का भी आर्ली रेट निकाल सकते हैं। 18,750 जो निकला है, उन्हीं 18,750 आवर्स में ये 70,000 कॉस्ट आई है। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम वेरिएबल ओवरहेड्स का भी आर्ली रेट निकालने की पोजीशन में आ सकते हैं। अब ये सारी डिस्कशन के बाद रिक्वायरमेंट दोबारा देख लें, करना क्या है उसको शुरू कर लेते हैं, फिर साथ साथ एक एक फिगर पर डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना हमने जून क्वार्टर की फिगर्स को बेस बना के सितंबर क्वार्टर में आना है। आइए लिखें हेडिंग जरा, बिजनेस नेम वगैरह लिखें, शुरू करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है प्लीज। जी बिजनेस नेम इज फ्लेमिंगो लिमिटेड। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30th 2011। जी अब्दुल बासित साहब एक मिनट जरा साथ रहिएगा। जी काइंडली प्लीज सब पार्टिसिपेट कीजिएगा जी काइंडली। सबसे पहले क्या ढूंढना है, वही प्रोडक्शन कॉस्ट यार, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ढूंढना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जोन का डाटा सामने रखें और नीचे जो प्रोजेक्शंस दी हुई सितंबर की उनकी बेस पे जरा अप्लाई करवाएं जरा। मेरा तो ख्याल है जो 1,20,000 की फिगर है वो डी पॉइंट की वजह से सेम रहेगी। पॉइंट ए पे जरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 10%। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी तो सारी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी डायरेक्टली वेरी करेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरी करेगी। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमेशा वेरिएबल अज्यूम करते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स भी चेंज होंगे प्रोडक्शन से?
वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करेंगे। हाँ, अगर पता चल गया कोई इन्फ्लेशन है या अदर कोई फैक्टर है उसके साथ वेरी कर सकते हैं। तो डी पॉइंट की वजह से तो कॉस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है इसलिए फिर प्रोडक्शन के वेरी होने से मटेरियल कॉस्ट भी और फिर आगे लेबर ओवरहेड्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ जाएगा? तो कैसे वर्किंग करूंगा बताएंगे? अब 1,20,000 है, इसे मल्टीप्लाइड बाय 10% करेंगे तो वो इंक्रीज आ जाएगा। शायद स्टेट में वर्किंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 110% होना है इसमें, तो 1.1 लिख दूं, 10% इंक्रीज के बाद फिगर आ जाएगी। Why the raw material cost is increasing? Because of the increase in production. हाँ, वो डेफिनेटली प्राइसेस में चेंज तो नहीं है, कंजम्पशन में भी चेंज नहीं है। अगर उनमें चेंज होता फिर भी चेंज आना था, लेकिन अगर उनमें चेंज नहीं है इवन देन सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने से। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 यूनिट्स बनते थे तो 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था, तो अगर प्राइस सेम भी रहेंगी, कंजम्पशन सेम भी रहेगी, लेकिन यूनिट्स अगर आप 110 बनाएंगे तो फिर 110 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल लगेगा। ठीक है, ये 1.1 समझ आ गया प्लीज? ये 110% कर रहा हूँ सिंपली, ये ओके? जी ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला जी। लेबर की वर्किंग करें जरा इंडिविजुअली, जरा 1 मिनट सोचो, मैं फिर लिखता हूँ। जी मिस्टर अब्दुल्ला उमर, प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज आ रहा है। ये मुबीन को जरा देखिएगा, जो चला गया तो देखिएगा उसका कहीं। डायरेक्ट लेबर ट्राई करें सर। आप भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके सामने डाटा है, जरा कहीं ट्राई करें। क्या आंसर है? नहीं, टोटल आंसर फाइनल कर लें आप करें। लेबर एफिशिएंसी अब दोबारा एक दफा ये सोच लीजिएगा। कोई नहीं कल मैं भी लिखता हूँ। इस केस में जिन लोगों ने, मेरा ख्याल है स्टेट में पूरी 75,000 वाली फिगर यूज नहीं हो सकती। 75,000 की बेस पे वर्किंग किया गया। 75,000 में बार्स भी हैं और उसके बाद उसमें रेट भी है, तो उसके आर्स में भी चेंज है और रेट में भी चेंज है। तो कैसे वर्किंग की वैसे आप लोगों अलग-अलग की, इकट्ठी की? नहीं मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी तो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ये जरा अभी बंद हुआ था, जरा देख लेना कि क्या वजह है। आप तो चल गया, यूपीएस से कनेक्टेड तो नहीं, फ्लक्चुएट हुआ था अभी, देख लेना जरा दोबारा। कोई नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं सर। नुमान साहब क्या हो गया? चलिए एक वर्किंग में लिखता हूँ, फिर अगर ऑल्टरनेटिवली किसी ने वर्किंग की होगी या किसी कन्फ्यूजन की बात रहेगी तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। आज सबने निकाल लिए थे एग्जिस्टिंग, आज से 18750 पॉइंट ए पढ़े, कंसंट्रेशन से पढ़े डाटा। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 1 को अप्लाई किया जाए तो उसका इम्पैक्ट फिर आज पे 10% का प्रोडक्शन बढ़ी है तो 10% आज तो बढ़ने ही चाहिए थे, तो 1.1। सेकेंड पॉइंट पढ़े जरा बी, वो उसका इम्पैक्ट रेट पे आएगा, तो रेट की बात में अगर अलाउ करें तो बाद में कर लेते हैं। नहीं वो, लेकिन अभी जब रेट लगाऊंगा तो फिर पहले आज निकाल रहा हूँ ना, तो वो 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 75%। थर्ड पढ़े जरा, इसका आज पे कोई फर्क पड़ेगा? डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 4%, इस पर 96% करो, अभी 1.04 हो जाएगा। 4% प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम होने से आज ज्यादा लगेंगे, तो 10% तो ज्यादा लगने ही थे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन जो 10% लग रहे होंगे उससे भी ज्यादा 4% और इसलिए लगेंगे क्योंकि
प्रोडक्शन की एफिशिएंसी। इन अदर वर्ड्स 18,750 लिखें कैलकुलेटर पर, इनटू 1.1 करके इज इक्वल टू 18750 इंटू 1.1। असल में ये आवर्स में, इन आवर्स में काम होना चाहिए था अगर एफिशिएंसी सेम रहती, लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी में डिक्रीज है तो ज्यादा टाइम लग रहा होगा, तो इंटू 1.04 करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। अब ये 21450 इन आवर्स में, अब शायद ये जो 10% प्रोडक्शन बढ़ने से जो टाइम लगना है वो 21,450 आवर्स हो। अब क्लियर है प्लीज यहाँ तक? और देन मल्टीप्लाइड बाय 4 रेट था, मैं जरा वर्किंग लिख रहा हूँ, लेकिन 4 मल्टीप्लाइड बाय 75% मीन्स 75% मीन्स 25% रिडक्शन हो रही है ना, ये 3 रुपये रह जाएगा। डेफिनेटली आपने हो सकता है वर्किंग एज इट इज लिखी है, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहले आवर्स निकाल लिए, फिर रेट ले रहा हूँ, और फाइनली इसकी बेस पे एक फिगर आ जाएगी 64353। ठीक है, जो मिस्टेक्स नहीं समझ आ गई प्लीज। तो ऑल्टरनेटिवली किसी ने की हो वर्किंग, मेरा ख्याल है 75,000 से भी शायद हो सकता है। हाँ जी, टोटल इफेक्ट 75,000 पे भी शायद आ सकते हैं। ये किसी आपने कैसे किया? ये तो अब किया ना, मतलब वैसे अच्छा नहीं कि आप लोग बता रहे थे ना 64,350 आंसर आ गया। हाँ नहीं, वो तो मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे, मल्टीप्लाई पहले हो जाए बाद में हो जाए, मैंने भी इज इक्वल टू बीच में सॉल्व किया, जरूरत नहीं इसकी, ये मैंने जस्ट आपको आर्स दिखाने के लिए लिखे हैं बीच में। आर्स सॉल्व हो जाएंगे 75% हो जाएगा। ये पहले रेट का इम्पैक्ट ले लें, बाद में आर्स का इम्पैक्ट ले लें, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टिल एनी कंफ्यूजन? चलें अब वेरिएबल ऑपरेट्स करें, उसमें ना गलती हो। ये हो गया सॉल्व, अप्रोक्सीमेटली बताएंगे आंसर वेरिएबल ऑपरेट्स के? जो लोग कर रहे हैं आप करें, मैंने स्पेसिफिकली जरा पूछ रहा हूँ, जो जरा फारिग नजर आ रहा है। सही बता रहा है। वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आवर के साथ लिंक्ड है जी, अगर लेबर आवर्स चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल ओवरहेड्स में भी चेंज आएगा, दोबारा वर्किंग भी हो सकती है। स्टेट अवे 21,450 ले रहा हूँ यहाँ से जो पहले सॉल्व हुआ है, लेकिन अब रेट की जरूरत पड़ेगी, कर लेना चाहिए सॉल्व, मेरा ख्याल बात हो गई थी। पहला रेट क्या निकाला था आप लोगों ने? 70,000 डिवाइडेड बाय 18,750, अप्रोक्सीमेटली क्या रेट था? 3.73। क्या रेट में भी चेंज आएगा? नहीं, लेबर रेट में अगर चेंज आया तो वेरिएबल ओवरहेड्स के रेट में भी तो आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली रिलेटेड जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आवर्स में चेंज आया है तो जिस टाइम पीरियड के आप लेबर को पेमेंट करेंगे उसी टाइम पीरियड में वेरिएबल ओवरहेड्स भी इंकर हो। आवर्स का चेंज तो रिलेट करेगा एक दूसरे से, लेकिन लेबर का रेट चेंज होने का हरगिज मतलब नहीं है कि बिजली भी महंगी हो गई है, हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ये रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग जस्ट उसकी लिख दी है जो आपके 3.73 रेट की आ रही थी। अब ये थोड़ा सा राउंड ऑफ हो रहा है, 3.733 शायद चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब मुझे राउंडिंग ऑफ में ना बताइएगा, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल 80,080 बनता है शायद, देख लें जो आंसर आ रहा है वो बताइएगा। यानी कंफ्यूजन, चले माइंड अप करें, फिक्स ओवरहेड्स रह गए, फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग करें ना करें यार, सेम क्यों रहेंगे? प्रोडक्शन से चेंज नहीं आएगा, लेबर रेट कम होने से चेंज नहीं आएगा, लेबर एफिशिएंसी डिक्रीज होने से नहीं आएगा।
किससे आ सकता है वैसे? फिक्स ओवरहेड्स इन्फ्लेशन से चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन के वेरी होने से नहीं है। तो स्टेट ऑफ सिंपली क्या फिगर आ सकती है, बल्कि क्या ही आनी चाहिए? समझ आ जाएगा प्लीज 45,000। वाई दिस फिगर इज अनचेंज? कोई हमें फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन नहीं पता, और प्रोडक्शन से इसका लिंक नहीं है। प्रोडक्शन कम ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहेगा। प्लीज 80,008 आ रहा है। नहीं बेटा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो 3.73 लिख के आ रहा है, और ये जिन भाइयों ने लिखवाया इन्होंने कैलकुलेटर पे 3.733 लिखा रहने दिया और इंटू 21,450 किया। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैंने आप वाला भी लिख दिया और मैंने उन वाला भी लिख दिया, टोटल में भी चेंज आ जाएगा। आई होप कि हम इस बहस से आगे निकल चुके हैं। अब तो आपका पेपर ने भी बता दिया है कि असल बहस ये नहीं है, असल बहस वहाँ कुछ और है शायद। अगर इन चीज़ों को भी वहाँ नंबर कट रहे हो तो फिर तो नेगेटिव में ही नंबर आएंगे हमारे। तुम मत डरे, अब तो ना डरें, अब तो गेम को आगे बढ़ाएं। ठीक है सर, मुझे शदीद यही खतरा था, इसलिए मैंने कॉन्शियसली पूछा था आंसर क्या है। तो 3.73 राउंड करके अगर लिखेंगे तो मेरा ख्याल ये आ रहा है जो आपने लिखवाया, और अगर कैलकुलेटर का पूरा रेट यूज होगा 3.7333 वाला तो उससे 80 आ जाएगा। एक 8 इधर उधर आगे पीछे हुआ है, टोटल करवाई दो। बहरहाल आपकी ये जो सच्चाई वाला जज्बा है, मैं से वंस अगेन जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में राउंडिंग ऑफ अलाउड, एग्जाम हॉल में बस, और क्लास में भी क्योंकि एग्जाम हॉल की कुछ प्रैक्टिस की कोशिश होती है, इसलिए बस वहाँ कर रहा हूँ। ये टोटल बताइएगा। जी 70, ठीक है जी 70,000 में, क्योंकि रेट में चेंज नहीं है। ऑल्टरनेटिवली जो आप वर्किंग बता रहे हैं ये वाली, ये बिल्कुल इस तरह भी हो सकती है। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें जो आज का इम्पैक्ट है 1.04 एंड 1.01 ये आएगा, और रेट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, कि सही कह रहे हैं, इस तरह भी वर्किंग हो सकती है। तो इसलिए तो मैं पूछ रहा था किसने अगर ऑल्टरनेटिवली वर्किंग की है तो सही किया आपने जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट सॉरी बताइए जरा। 321,450 बादल जी, किसी कहीं और कोई कंफ्यूजन छोटी मोटी अगर रह गई है तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बादल प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी, सबको समझ आ गया? चलें इंशाल्लाह इसकी बेस पे कल बड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेटर्स प्लीज जरूरी हैं। कल से सीरियस स्टडी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।